वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप की। इस चैप्टर पर किए गए अपने क्विज़ के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करें। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, रुको और जाओ निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, बिहेवियरलिज्म और डिटर्मिनिज्म। दीज आर द ऑप्शंस। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यू डिटर्मिनिज्म यानी नव निश्चयवाद। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो कि ग्रिफिथ टेलर नाम के एक भूगोलवेत्ता के जरिए दिया गया सिद्धांत है और मानव भूगोल के मूलभूत 3 कॉन्सेप्ट्स में शामिल किया जाता है जब हम मैन एंड नेचर रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। इस स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को हम नव निश्चयवाद यानी निश्चयवाद के आगे की एक कड़ी क्यों कहते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जब हम मैन एंड नेचर रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं यानी मानव और प्रकृति के संबंध को, प्रकृति जो कि प्रमुख स्थान रखती है और मानव जो कि एक बहुत सक्रिय तत्व है इस पृथ्वी का, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, अंतर संबंध है, इसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास 2 प्रमुख सिद्धांत शुरुआती समय से हमें दिखाई देते हैं। जर्मन स्कूल के रूप में या जर्मन फिलॉसफी के रूप में हमें डिटर्मिनिज्म, जबकि फ्रेंच स्कूल के जरिए सपोर्ट किया जाने वाला पॉसिबिलिज्म या संभववाद का दूसरा विचारधारा भी हमें दिखता है। डिटर्मिनिज्म में जहाँ पर मैन एंड नेचर रिलेशनशिप में नेचर प्राइमरी प्लेस पर है, डोमिनेंस की स्थिति में दिखाई देती है, और मैन उसको फॉलो करने वाला फॉलोअर है, यानी पूरी तरीके से मैन्स डेस्टिनी, मानव का जो भविष्य है, उसका जो भाग्य है वो तय किया जाता है, वो डिटर्मिन किया जाता है नेचर के जरिए। प्रकृति ही प्रधान है, वही तय करती है कि मनुष्य की गतिविधियां किस प्रकार की होंगी, उसका सभ्यता, उसकी खान पान, वेशभूषा, सभी गतिविधियां किस प्रकार से होंगी, ये तय करने का काम नेचर करेगी या नेचर ही वो सीमाएं तय करेगी जिसके भीतर मनुष्य अपनी विकास की दशाओं को प्राप्त करेगा। ये डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट था, निश्चयवादी विचारधारा थी जहाँ पर सारी चीज़ें निश्चित थीं। जबकि पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट फ्रेंच स्कूल ने दिया था, इस पॉसिबिलिज्म के कॉन्सेप्ट में नेचर को पीछे करते हुए मैन की जो डिज़ायर है, मैन की जो विल है, उसका एफर्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी है, वो पहला स्थान ले लेती है और नेचर सेकेंडरी प्लेस पर पहुंच जाती है, द्वितीयक स्थान पर पहुंच जाती है। इस संबंध में हमें बैलेंस नहीं दिखता, जहाँ पर पहले में केवल नेचर ही हावी है, सारी चीज़ें निश्चित हो जाती हैं, नेसेसिटीज़ दिखाई देती हैं। वहीं पर पॉसिबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ह्यूमन चॉइस या ह्यूमन डिज़ायर को सर्वोच्च स्थान दे करके नेचर को सेकेंडरी बना दिया गया है। और ये दोनों ही अपेक्स कॉन्सेप्ट हैं, एक तरह का द्वंद्व दिखाई देता है हमें वैचारिक स्तर पर। और इसी क्रम में एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ग्रिफिथ टेलर के जरिए, जिसको नाम दिया उन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, क्योंकि अपने इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने नेचर को एक ट्रैफिक कंट्रोलर की भूमिका में माना है। और क्योंकि सभी चीज़ों का नियंत्रण या रिमोट नेचर के ही पास है, नेचर ही तय करेगी कि कब रुकना है, कब तैयार होना है और कब जाना है, यानी रुको और जाओ की सारी जो गतिविधियां हैं वो नेचर ही तय करती है। और इस नए कॉन्सेप्ट में, जिसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा गया, इस कॉन्सेप्ट में एब्सोल्यूट नेसेसिटीज़ जो कि डिटर्मिनिज्म की तरफ से या निश्चयवादी विचारधारा है कि निरपेक्ष रूप से आवश्यकताएं पहले से तय हो जाती हैं, इसको मना किया गया। नीदर एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम, इस बेलगाम स्वतंत्रता को भी इस कॉन्सेप्ट में नहीं माना गया। निरपेक्ष स्वतंत्रता जो मनुष्य की है, ह्यूमन चॉइसेस की है, उसको भी नकारा गया। यानी इस कॉन्सेप्ट में नीदर एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम को प्रमुखता दी गई। दोनों को ही अपनी अपनी जगह स्थान दिया गया, नेचर को भी स्थान दिया गया और मनुष्य की क्षमताओं को भी अपने कॉन्सेप्ट में ग्रिफिथ टेलर ने स्थान दिया। ये एक नए तरह का कॉन्सेप्ट था जो एक फिलोसॉफिकल ब्रिज बनता है इन दोनों के बीच में, जो कि 2 अपेक्स कॉन्सेप्ट थे, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। और इस तरीके से एक साम्यवाद की स्थिति, एक सामंजस्य की स्थिति दिखाई देती है वैचारिक स्तर पर भी, और नेचर और मैन रिलेशनशिप में भी एक नया आयाम जोड़ा जाता है ग्रिफिथ टेलर के जरिए। अब हम उस प्रश्न को भी साथ साथ समझें कि क्यों हम इस नए कॉन्सेप्ट स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को न्यू डिटर्मिनिज्म यानी डिटर्मिनिज्म यहाँ पर भी आता है क्यों कहते हैं। क्योंकि ग्रिफिथ टेलर ने अपने कॉन्सेप्ट में जो सारी चीज़ों का रिमोट कंट्रोल है या ट्रैफिक कंट्रोलर की जो भूमिका है वो नेचर को दी है। नेचर ही यहाँ पर तय करती है कि वो सीमाएं क्या हैं,
जिसके बीच में मनुष्य अपना अधिकतम विकास करेगा। यानी जो समझदार मनुष्य है, ह्यूमन सिविलाइजेशन उसकी सीमाओं के भीतर रह करके अपना अधिकतम विकास करेगी, अपनी चॉइसेस को पूरा भी करेगी, लेकिन नेचर की सीमाओं को मानेगी। नेचर के जरिए डिटर्मिनिस्टिक जो व्यू है वो अभी भी बना हुआ रहेगा। नेचर और मैन के बीच में एक बैलेंस की स्थिति होगी, और इसी कारण से इसे डिटर्मिनिज्म की ही अगली कड़ी के तौर पर या सुधरे हुए डिटर्मिनिज्म के रूप में देखा गया। और स्टॉप एंड गो को एक नया नाम भी मिला इसके साथ, नियो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद। इस प्रश्न को हमने हल कर लिया। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद के रूप में जाना जाता है। ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शोज टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। तकनीकी विकास का न्यूनतम स्तर मानव प्रकृति संबंध में किस प्रकार को दर्शाता है। तीन जो बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ह्यूमन ज्योग्राफी के हैं मैन एंड नेचर रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, उसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद वो विचारधारा है जिसमें मनुष्य की सबसे आदिम स्थिति दिखाई देती है, पर्यावरण पर अति निर्भरता हमें दिखती है, और इसीलिए लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वहीं पर आपको दिखेगी जहाँ पर प्रकृति के विरुद्ध या प्रकृति के साथ मानव ने सबसे न्यूनतम स्तर की तकनीक विकसित की होगी। यहाँ पर इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनिज्म में नेचर प्राइमरी है और मैन सेकेंडरी या फॉलोअर के तौर पर है, जो प्रकृति के बनाए गए या प्रकृति की तय की गई, प्रकृति की डिटर्मिन की गई चीज़ों के को फॉलो करता है, उसको उसका एक समर्थक या उसका एक अनुकरण करने वाला एक अनुचर जैसा हमें मनुष्य दिखाई देता है। हम नीचे की दी गई तस्वीरों को देख करके स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रकृति आवास की दशाओं को हम कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करेंगे। आदिम समाजों को, जनजातीय समुदायों को, वनवासी समुदायों को अगर आप देखें, ग्लोबल लेवल पर अगर आप अलग अलग ट्राइब्स को देखें जो ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा इलाके तक पाई जाती हैं, तो उनकी बिल्कुल आदिम स्थितियाँ, उनकी बिल्कुल आदिम टेक्नोलॉजी, चाहे वो आवास बनाने की हो, भोजन की व्यवस्था करने की हो, शिकार करने के तरीके हों, हंटिंग गैदरिंग हो, वो सारी चीज़ें नेचर ने तय की हैं और नेचर की ही जरिए दी गई सीमाओं में मनुष्य अपने जीवन को जीता है, सर्वाइव करता है। और इसीलिए डिटर्मिनिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनिज्म या पर्यावरणीय निश्चयवाद की जो विचारधारा है, इसमें तकनीकें या मनुष्य का किया जो प्रयास है वो बिल्कुल पिछड़े स्तर पर, सबसे निम्नतम स्तर पर हमें दिखाई देता है। अपने प्रश्न में आ जाएं। लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शोज इन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, हमें ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा में दिखाई देगा जहाँ तकनीकी स्तर सबसे न्यूनतम होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ ग्रेट जोग्राफर फ्रॉम फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन महान भूगोलवेत्ता फ्रांस से थे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को हम जानते हैं एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन ज्योग्राफर थे। पॉल विडाल डी लाब्लाश फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जबकि एलन सी सैम्पल का संबंध अमेरिका से है, ये अमेरिकन ज्योग्राफर थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर पॉल विडाल डी लाब्लाश है। पॉल विडाल डी लाब्लाश जो कि फ्रेंच स्कूल ऑफ फिलोसफी या फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंध रखते थे और पॉसिबिलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर या प्रमोटर के तौर पर हम इनको देखते हैं। लूसियन फेवरे, एल फेवरे का दिया हुआ जो शब्द था, एल फेवरे भी एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे जिन्होंने पॉसिबिलिज्म का शब्द दिया था। और इस पॉसिबिलिज्म के शब्द को वास्तविक ऊंचाइयां पहुंचाने वाले व्यक्ति पॉल विडाल डी लाब्लाश ही थे। यानी पॉसिबिलिज्म के निर्विवाद तौर पर सबसे बड़े स्तंभ पॉल विडाल डी लाब्लाश थे, जिन्होंने संभववादी विचारधारा को नई ऊंचाइयां दी। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इनकी फेमस बुक है, जिसमें इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को नए सिरे से, नए तरीके से डिफाइन किया है और ह्यूमन एफर्ट और ह्यूमन चॉइसेस को सबसे ऊंचा स्थान देकर के पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश किया। पॉल विडाल डी लाब्लाश इज एसोसिएटेड विथ फ्रांस, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रेंच ज्योग्राफर थे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एम्फेसिस गिवन ऑन नेचुरल सुप्रीमेसी। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत संकल्पना प्राकृतिक प्रधानता पर विशेष जोर देता है। प्राकृतिक प्रधानता की जब हम बात करेंगे, नेचुरल सुप्रीमेसी की जब बात करेंगे, तो प्रकृति जिस कॉन्सेप्ट में सबसे आगे है मैन एंड नेचर रिलेशनशिप में, वो पर्यावरणीय निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारी इस बुक में भी एक एग्जाम्पल है, हमारे टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल बेंदा नाम के एक बालक का है, जो कि सेंट्रल इंडिया के अबूझमाड़ के जंगलों से है। ये दोनों तस्वीरें अबूझमाड़ के जंगलों की हैं। यहाँ पर हमें दिखता है कि किस तरीके से प्रिमिटिव स्टेज की
जो सोसाइटी है ये इन जंगलों में जनजाति समुदाय के रूप में रहती है और प्रकृति ही इनकी सारी चीज़ों को तय करती है, नियत करती है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यहाँ स्पष्ट तौर पर दिखता है, जहाँ पर नेचुरल सुप्रीमेसी या प्राकृतिक प्रधानता हमें दिखाई देती है। सो नेचुरल सुप्रीमेसी इज कंसर्न विद इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? मानव भूगोल की ऐसी परिभाषा जो कि स्पष्ट तौर पर पहचानी जा सकती है एक लगातार बदलते हुए एवर चेंजिंग रिलेशनशिप जो मैन एंड नेचर का है, और इसमें मानवीय भूमिका एक सक्रिय तत्व के तौर पर है। एक अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल यानी लगातार क्रियाशील मनुष्य है और लगातार अस्थिर पृथ्वी के बीच में संबंध है। ये विशिष्ट तरह की परिभाषा एलन.सी. सैम्पल नाम की भूगोलवेत्ता ने दी थी, जो अमेरिकन ज्योग्राफर थी और रेडजेल की शिष्या मानी जाती हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की सपोर्टर थी। ये स्पेसिफिक डेफिनेशन एलन.सी. सैम्पल की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर यही है। एलन.सी. सैम्पल जो कि एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी और उनके कॉन्सेप्ट में स्पष्ट तौर पर हमें रेडजेल की छाप दिखती है, इसीलिए इनको रेडजेल की शिष्या कहा जाता है, रेडजेल की विचारधारा की अनुयायी मानी जाती हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ, given by L.N.C. Sample. This is the right answer. 6th question की बात करें, Humanization of nature is associated with which of the following fundamental concept of human geography? प्रकृति का मानवीकरण मानव भूगोल की किस मूलभूत संकल्पना से संबंधित है? अभी हमने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन यानी मनुष्य के प्रकृतिकरण की बात पढ़ी थी। यहाँ पर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात की गई, यानी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। प्रकृति को अपने अनुकूल ढाल लेने की मानवीय क्षमता की बात की गई है, और जहाँ पर मानवीय क्षमता की हम बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट नो डाउट पॉसिबिलिज्म या संभववादी विचारधारा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर संभववादी विचारधारा या पॉसिबिलिज्म है। पॉसिबिलिज्म के लिए भी एग्जाम्पल हमारी इस टेक्स्ट बुक में है। कारी नाम की एक महिला का एग्जाम्पल है जो कि यूरोप में निवास करती हैं और वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन वाली दशाओं में हैं। आर्टिफिशियली हीटेड कंफर्टेबल एसी कमरे में वो 23 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर काम कर रही हैं। ये मानवीय क्षमता को ही दर्शाता है। इसके अतिरिक्त वो उनकी जो कम्युनिकेशन की सुविधा है उनको विश्व के अलग अलग हिस्सों से उनको जोड़ती है। अलग अलग प्रकार के वो फल जो कि उनकी ट्रॉपिकल जो उनके टेम्परेट कंडीशन वाली जो दशाओं में नहीं उगाए जा सकते हैं, वहाँ पर भी ट्रॉपिकल कंडीशन वाले पौधे या ट्रॉपिकल कंडीशन वाली जो फ्रूट्स हैं वो उनको अवेलेबल हैं। ये दर्शाने के लिए ये बताया गया है कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या प्रकृति का मानवीकरण करके मानव ने अपनी क्षमता को कैसे अधिकतम स्तर पर दिखाया है। बगल में दी गई जो दोनों तस्वीरें हैं इनको देख करके भी ये स्पष्ट होता है किस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके उनके अंदर टनल्स बनाई गई हैं। ये मानवीय क्षमता की ऊंचाइयां दिखाता है। साथ में डेजर्ट में किस तरीके से वातानुकूलित कमरों का निर्माण करके अपने अनुकूल जब स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, ये भी मानवीय क्षमता को, ह्यूमन टेक्नोलॉजी को और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को दिखाता है। सो दीज बोथ पिक्चर्स आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इज नो डाउट एसोसिएटेड विद पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट। 7th क्वेश्चन की बात करें, दिस इज 7th क्वेश्चन। Which one of the following approach of human geography is based on Karl Marx ideology? निम्नलिखित में से मानव भूगोल की कौन सा उपागम कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हमने जान लिया कि कौन सी विचारधारा है। रेडिकल स्कूल या रेडिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, क्रांतिकारी भूगोल की जब हम बात करते हैं, तो ये जो विचारधारा है ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा से संबंधित है। यानी कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव हमें भूगोल की इस विधा पर, इस धारा पर दिखता है। कार्ल मार्क्स जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं और इनका विशेष ध्यान सामाजिक न्याय की तरफ था। जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में हमें दिखाई देती है, जो गरीबी, अशिक्षा, बीमारियां, परेशानियां जो दिखाई देती हैं, उन सब का कारण उन्होंने कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को माना था। और इस प्रकार की विचारधारा में कार्ल मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया कि चीज़ों को बराबरी पर लाने के लिए, सामाजिक तौर पर न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष आवश्यक है, खून बहाना या बलिदान करना भी आवश्यक है। इस प्रकार की क्रांतिकारी विचारधारा जो कार्ल मार्क्स की थी, उसका प्रभाव भी हमें भूगोल में दिखता है, मानव भूगोल में विशेषकर। और मानव भूगोल की ये जो विधा है, ये जो स्कूल था, स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ ज्योग्राफी, विच इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी या मार्क्सियन
थियरी पर आधारित थी उसको हम रेडिकल स्कूल या क्रांतिकारी भूगोल कहते हैं। हमारे प्रश्न में यही पूछा गया है कि क्रांतिकारी भूगोल या कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो किस स्कूल से संबंधित है, भूगोल की किस विधा से, किस धारा से संबंधित है, तो वो रेडिकल ज्योग्राफी या रेडिकल स्कूल से संबंधित है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी? इनमें से कौन सी आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? रिसोर्स ज्योग्राफी की बात करें, रिसोर्स ज्योग्राफी नेचर में पाई जाने वाली सारी चीज़ें जो हमारी इंसानी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्थ का अनुमान आप लगा सकते हैं, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, चाहे वो आर्थिक आवश्यकताएं ही क्यों ना हो। रिसोर्स की बात करेंगे, रिसोर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ पहलू है, तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एक सब फील्ड है, सब ब्रांच या ब्रांच के तौर पर देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो ज्योग्राफी है, ये दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जुड़ी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइमरी एक्टिविटी के तौर पर ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर और सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के तौर पर हमको ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री दिखाई देती है, यानी उद्योगों का और कृषि का दोनों भूगोल आर्थिक भूगोल से संबंधित है। साथ ही साथ रिसोर्स ज्योग्राफी या संसाधन का भूगोल भी आर्थिक भूगोल का एक हिस्सा है। जबकि जो चौथा बचा हुआ हिस्सा है यानी कल्चरल ज्योग्राफी, जो कि सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ की बात करता है, आर्थिक संदर्भ की बात नहीं करता है। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सब फील्ड कल्चरल ज्योग्राफी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना में यातायात का नियंत्रक कौन है? अभी हमने शुरुआत में ही इसकी बात की। नेचर को वो स्थान ग्रिफिथ टेलर ने अपनी थ्योरी में दिया है, यानी प्रकृति वो नियंत्रक है, ट्रैफिक कंट्रोलर की भूमिका है जब हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। यानी नेचर के हाथ में ही वो रिमोट कंट्रोल है जिसके जरिए मानव किस सीमा तक विकास करेगा। इनके बीच में ये जो इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, इनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी है नेचर और मैन की, इसके बीच में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो नेचर इस प्रकार से रखती है कि नेचर उनको एक तरीके से कंट्रोल करती है, वो आदेशित करती है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर तैयार रहना है और कहाँ पर जाना है। इसके बारे में नेचर हमें मार्गदर्शन देती है और जो मनुष्य है, जो समझदार मनुष्य है, ये इसको फॉलो करता है। इस प्रकार से ये जो रिलेशनशिप है वो काम करता है। नेचर अपनी डोमिनेंस बनाए रखती है, ह्यूमन एफर्ट पूरी तरीके से इग्नोर नहीं होते हैं। और स्टॉप एंड गो का जो ये कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए जिस तरीके से यातायात के नियंत्रण को लिया गया था, और इसी कारण से क्योंकि स्टॉप एंड गो में प्रकृति ही नियंत्रक है, इसलिए इसको न्यू डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिज्म की एक नई विधा या नई सुधरा हुआ परिमार्जित तरह का जो निश्चयवाद इसको नाम दिया गया। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में यातायात नियंत्रक या ट्रैफिक कंट्रोलर की भूमिका प्रकृति है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, स्टोरी ऑफ बेंदा इन दिस चैप्टर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट? इस अध्याय में बेंदा की कहानी किस मूलभूत संकल्पना से संबंधित है? बच्चों, बेंदा की कहानी हमने शुरुआत में देखी, ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन यानी कि प्रकृति मानव के प्राकृतिककरण की बात की जाती है। प्रकृति की प्रधानता या नेचुरल सुप्रीमेसी इसमें दिखाई गई। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इसका सही उत्तर है। अबूझमाड़ के जंगलों में बेंदा की जो सारी जीवनचर्या है, उसके समुदाय का जो सारी गतिविधियां हैं, चाहे उसका रहना है, उसके जीवन जीने का जो तरीका है, उसकी पेड़ पौधों के साथ बातचीत करने की के बारे में जो बातें आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी गई हैं, यानी पूरी तरीके से जो मानवीय जीवन है इस क्षेत्र में, जनजातीय समुदायों में विशेष करके, वो प्रकृति पर ही निर्भर करता है। और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये जो तथ्य है, ये तथ्य या बेंदा की कहानी पर्यावरणीय निश्चयवाद की एक कहानी है। इस प्रकार से हमने अपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और बेहतर समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।